बहुत बहुत नमस्ते आप सभी लोगों को। बहुत बहुत नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, स्वस्थ, कुशल मंगल। तो आप लोगों की बहुप्रतीक्षित इच्छा मांग पूरी हो रही है और इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए ये सूचना ही समझिए कि अब यूजीसी नेट के पेपर 2 के विषय इतिहास की परीक्षा के लिए कोर्सेस शुरू हो रहा है। तो ये तो एक अनाउंसमेंट भी है, सूचना भी है, उसी की बात भी है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये है क्या यूजीसी एग्जाम जो होता है नेट जेआरएफ का। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और पहली बात तो ये दिमाग में रखिए कि ये वो परीक्षा है कि जिसको पास करने के बाद आपके दो रास्ते खुलते हैं। एक खुलता है कि आप जेआरएफ पाते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अपने रिसर्च के लिए, और उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ लोग जो ऊपर की मेरिट में नहीं आती है, जेआरएफ नहीं हो पाता, उनको केवल और केवल टीचिंग एलिजिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए आप अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये बात क्लियर है कि दो तरीके से रिजल्ट आता है। एक आता है नेट अलॉन्ग विद जेआरएफ और दूसरा आता है ओनली नेट, मतलब केवल टीचिंग एलिजिबिलिटी आपके पास आई है, जेआरएफ आपको नहीं। और ये जेआरएफ भी शुरुआती दिनों में जेआरएफ रहती है 2 साल तक लगभग, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के आधार पे ये एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और एक अच्छी खासी फेलोशिप मतलब आपको इसमें मिलता है। ठीक है, जिसमें आपके लिए रिसर्च पर्पस के लिए कुछ ग्रांट मिलता है, वो उसके अपने तमाम सेगमेंट होते हैं। तो एक बहुत अच्छा अवसर है दोज हु वांट टू कम इन द टीचिंग फील्ड, उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है यूजीसी के माध्यम से अपने कैरियर को बनाने का। तो उसी के लिए मद्देनजर पेपर 2 हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। और जिसके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं कि देखिए, लगभग मैंने बता दिया 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है? वो जनरल होता है, सबके लिए होता है, मतलब कॉमन है। उसमें कुछ सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड के, कुछ सवाल पेडागोजी के, कुछ सवाल रीजनिंग वगैरह के, मतलब उससे आते। और जो 50 सवाल होते हैं और हर सवाल 2 नंबर का होता है। और पेपर 2 जो है उसमें लगभग 100 सवाल होते हैं, वो सब्जेक्ट का स्पेसिफिक होता है। मसलन अगर आप हिस्ट्री से दे रहे हैं तो आप हिस्ट्री के सवाल उसमें होंगे, और इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में हो एक सर्टेन परसेंटेज के साथ। ठीक है, तो अब इसके सिलेबस की जहां तक बात है, तो जो इसका सिलेबस है वो लगभग वही है जो आपने अपने अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन के दौरान और पीजी के दौरान लगभग पढ़ाई की। बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3, एमए पार्ट 1, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर, जो आपने कंप्लीट किया है लगभग वही सिलेबस है। तो सिलेबस की शुरुआत करें अगर आपको हम बताएं तो सिलेबस में लगभग, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लगभग 10 यूनिट के आसपास है। तो जो यूनिट फर्स्ट है आपका, वो लगभग यूनिट फर्स्ट कवर करता है आप जो स्रोत हैं, प्राचीन भारत के तमाम जो स्रोत हैं, वो स्रोत चाहे आपके पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे मुद्रा शास्त्र हो, चाहे आपके वो स्मारक हो, चाहे वो आपके साहित्य हो, जो है साहित्य हो, साहित्यिक स्रोत हो, चाहे वो विदेशी स्रोत हो, जो विदेशी आए, जिन्होंने भारत के बारे में देखा, लिखा उस समय के बारे में, वो सब सारी चीजें इसमें है। फिर इसके बाद पाषाण युग में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, स्टोन एज में तमाम आप पढ़ते हैं ना, पढ़ चुके हैं, वो सारी चीजें हैं। स्टोन एज से आगे बढ़ते हुए स्टोन एज में वही पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर महापाषाण काल संस्कृति दक्कन की, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आरंभिक जो है
पशुपालक एवं कृषक समुदाय के नाम से भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो सब है यहाँ पर। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ क्या पूरा डिटेल है। उसके बाद वैदिक युग है, ऋग वैदिक काल है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल है, और ऐसे करते करते लगभग 600 ईसवी पूर्व शताब्दी तक का इतिहास का जो सिलेबस है वो इस यूनिट 1 में है। मतलब कुल मिला जुला के आप लोग की स्रोत से शुरू होता है और लगभग 600 ईसा पूर्व तक का यहाँ पे जाता है। और जब हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास जो भारत में, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण होता है, 16 महाजनपदों का उदय होता है, वहां तक ये यूनिट 1 कवर करता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 2 है, लगभग 10 यूनिट्स है। यूनिट 2 है, यूनिट 2 में कवरेज होता है 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ, 16 महाजनपद के उदय के साथ से लेकर कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ। आप सभी ने पढ़ा होगा, मगध के उदय के कारण पढ़ा होगा ना, मगध, उसके बाद मौर्य, उसके बाद मौर्योत्तर काल में सातवाहन, शुंग पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसके बाद आते हुए गुप्त काल तक, गुप्त काल की घटनाएं, गुप्त काल का इतिहास, उसके बाद गुप्तोत्तर काल जिसे आप लोगों ने गुप्ता वाकाटक युग के नाम से भी पढ़ा होगा। तो वहां तक की सारी बातें जो है वो लगभग इस यूनिट 2 में दी हुई है। तो आप कह सकते हो कि 16 महाजनपदों के उदय माने द्वितीय नगरीकरण के इतिहास से लेकर और लगभग गुप्तोत्तर युग तक, गुप्ता वाकाटक युग तक के इतिहास को हम लोग यहां पर देखते हैं। जो अगला यूनिट है सिलेबस का वो यूनिट 3 है, और वहां पर आप देखते हैं कि यहां पर तमाम जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है वो आपने पढ़ा होगा कि गुप्त काल तक केंद्रीयकरण की प्रक्रिया में थोड़ी थोड़ी गुप्त काल के पतन के समय गिरावट आनी शुरू हो गई थी, मतलब केंद्रीयकरण शिथिल होना शुरू हो गया था और विकेंद्रीकरण ने उसका स्थान ले लिया था। पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो उसी विकेंद्रीकरण के तहत तमाम क्षेत्रीय राज्यों का जो उदय होता है, दक्षिण में गंग, कदम्ब राजवंश, उसके बाद में इधर पश्चिम में मैत्रक, वल्लभी, उसके बाद में इधर उत्तर में आप अगर उत्तर की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार, जिसे आप लोग पूर्व मध्यकाल के नाम से पढ़ते हैं, राजपूत काल भी कुछ लोग कहते हैं, राजपूतों का उदय भी पढ़ते हैं आप लोग। तो तमाम सारी चीजें इस यूनिट 3 में। उसके बाद मतलब दक्षिण में जो शासक आए, दक्षिण का जो राजवंश है और पश्चिम के जो राजवंश है, उत्तर के जो राजवंश है, मध्य में जो राजवंश है, वो सब हम यूनिट 3 में कवर करते हैं, सिलेबस में हमारा है। उसके बाद में यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं तो शुरू होता है वो कृषि से जुड़ी हुई बातें, और कृषि से जुड़ी हुई बातों में वो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले सातवाहन काल में भूमि अनुदान देने की परंपरा शुरू हुई। भू अनुदान पढ़ा है ना, मतलब पढ़ तो चुके ही हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब आप यूजीसी नेट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो ये सब तो आपने पढ़ा ही है। तो यहीं पर वही सब भूमि अनुदान, व्यापार का ढांचा, सिक्के, श्रेणियां, ये तमाम सारी चीजें। उसके बाद ब्राह्मणिकल रिलीजन, जिसमें आपने पढ़ा होगा भागवत धर्म का उदय, वैष्णविज्म, शैविज्म पढ़ा है ना। तो सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। समाज कैसा था, कुल मिलाकर प्राचीन समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, सामाजिक जीवन कैसा था, ताना बाना कैसा था, लोगों का विश्वास कैसा था, शिक्षा के लिए कौन कौन सी संस्थाएं थी। आपने सुना होगा नाम अग्रहार, आपने सुना होगा नाम मठ, ये सब पढ़े हैं ना। तो इन सब के बारे में यहां पे है। और यहीं पर सामंतवाद का उदय, जो कि आपने पढ़ा होगा गुप्तोत्तर काल में होता है, तो वो सामंतवाद का उदय भी हम पढ़ेंगे, और यहीं पर पढ़ेंगे अरब आक्रमण सिलेबस के अनुसार। तो ये है आपका कुल मिला के यूनिट 3। तो आप यूनिट 3 को ऐसे समझ लो, यूनिट 2 में आपने देखा कि 16 महाजनपदों के उदय से लेकर पूरा गुप्तोत्तर काल तक, और पूरा जो है कैसे जो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, वहां तक का कवरेज यूनिट 2 में है। यूनिट 3 में जो विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके साथ साथ जो तमाम सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो तमाम हमें ब्राह्मणिकल रिलीजन वगैरह देखने को मिलते हैं, समाज में स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा संस्थान, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूनिट 3 में सिलेबस में कवर करते हैं। और यहीं पर है अरब इन्वेजन, अरब का आक्रमण। ठीक है, अब आता है आपका यूनिट 4। जहां तक आपके यूनिट 4 की बात है,
तो यहां पर शुरू होता है, आप समझ लो कि जैसे मध्यकाल भारत का इतिहास शुरू होता है, तो यहां भी स्रोत आएगा। तो यहां पे स्रोत आएगा मिडाइवल हिस्ट्री का। मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए जो भी स्रोत है, वो चाहे पुरातात्विक हो, चाहे पुरालेखीय हो, चाहे साहित्यिक स्रोत हो, चाहे वो फारसी में हो, चाहे वो अरेबिक में हो, इन तमाम स्रोतों से, चाहे वो कोई विदेशी यात्री आया हो, मतलब इब्न बतूता हो, चाहे अलबरूनी हो, नाम सुना है ना, ये सब यहां पर हम लोग यूनिट 4 में पढ़ते हैं। यूनिट 4 में ही पूरा देखते हैं कि कैसे जो है दिल्ली के शासक बनते हैं, कैसे मुगल शासक बनते हैं, उन सब का हम पूरा कवरेज करते हैं। और यहीं पर कवर होता है मराठा साम्राज्य यहां पर, मतलब तो आप ऐसे समझिए कि यूनिट 4 में हम बेसिकली मिडाइवल कवर करते हैं और पूरा मिडाइवल कवर करते हैं, और मिडाइवल कवर करते करते हम मराठा साम्राज्य तक यूनिट 4 में जाते हैं। ठीक है, अब यूनिट 5 में इसी, अगर ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है यूनिट 4, तो यूनिट 5 है कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या क्या था एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था पूरे मिडाइवल का, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, व्यापार, वाणिज्य, ये तमाम सारी चीजें। अकाल, आपने पढ़ा होगा कि अकाल का भी रेफरेंस हमें मिलता है मध्यकालीन भारत में, तो वो सब हम यूनिट 5 में कवरेज होता है। तो मोटा मोटा मान लीजिए यूनिट 4 से मिडाइवल की चीजें शुरू होती हैं, यूनिट 3 तक हम एंशिएंट अर्ली मिडाइवल तक पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल तक। यूनिट 4-5 कंप्लीट मिडाइवल को हम कवर करते हैं। अब यूनिट 6 को आप ऐसे कह लो कि जो तमाम मध्यकालीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है, इन सब की कवरेज हम यूनिट 6 में करते हैं। भक्ति पढ़ते हैं यहां पर सूफिज्म के बारे में आप पढ़ते हो, यहां पर आप जो है सिखिज्म के बारे में पढ़ते हो, मतलब ये सारी जो भी है आर्ट, आर्किटेक्चर, मिडाइवल पीरियड में म्यूजिक, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मिडाइवल पीरियड, कुल मिला के यूनिट 6 को आप कह सकते हो कि हम ऑल द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास के जितने सांस्कृतिक आयाम हैं, जितनी विरासत के आयाम हैं, जितने कला के आयाम हैं, हम सब इनको यूनिट 6 में कवर कर, जो है सिलेबस में हम जो है हमारे कवर होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे कह सकते हो कि 3 यूनिट एंशिएंट, 3 यूनिट मिडाइवल। अब यूनिट 7 से जो शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, वहां से शुरू होता है। और यहां भी सबसे पहले आता है स्रोत, इसका स्रोत आधुनिक भारत के इतिहास को जानने का स्रोत, ये आता है यूनिट 7 में। और यहां भी वो तमाम स्रोत जो अभिलेखों में, आज अभिलेखागार में सुरक्षित है, तमाम जो फ्रेंच आए, तमाम डच आए, तमाम अंग्रेज आए, उन लोगों ने अपने अपने ट्रेवलॉग लिखे, उन सबको हम यहां पर कवर करते हैं। और फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, और ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ब्रिटिश शासन के तमाम आयाम, और ये करते करते कैसे तमाम संघर्ष होते हैं, एंग्लो मराठा वार है, आपने एंग्लो सिख वार, एंग्लो मैसूर वार पढ़ा है ना, आंग्ल मराठा संघर्ष, आंग्ल सिख संघर्ष, आंग्ल मैसूर संघर्ष, और वो तमाम पॉलिसीज जो लेकर आते हैं कि कैसे हड़पने की नीति, डलहौजी की नीति, ठीक है ना, सहायक संधि की नीति, वो सब यहां पर यूनिट 7 में हम लोग कवर करते हैं। मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री मोटा मोटा यूनिट 7 में, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की। और इसके बाद आता है यूनिट 8। इस सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हो अपने सिलेबस को, एग्रीकल्चर कि कैसे तमाम रेवेन्यू सिस्टम, कैसे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, राजस्व व्यवस्था, कैसे कृषि का वाणिज्यीकरण, कैसे दस्तकारी उद्योगों का विनाश, कैसे मौद्रिक नीति, कैसे बैंकिंग मुद्रा, ये तमाम अकाल, महामारी, और समाज कैसा है, जो ये संक्रमण काल चल रहा है, अब यहां पर समाज कैसा है, क्योंकि अब जो है तमाम जो है आपस में संघर्ष की स्थिति बन रही है, और यहीं पर पुनर्जागरण हो रहा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हो कि आधुनिक भारत का जो
अधिकांशतः कल्चरल पार्ट है वो यहां पर हम कवर करते हैं। और यहीं पर जो है सिलेबस की शुरुआत होती है, यहीं पर भारत में राष्ट्रवाद का उदय और जहां से भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है। तो ये कुल मिला के यूनिट 7 और 8। अब यूनिट 9 जो मैंने आपसे कहा अभी भी, यूनिट 8 के अंत तक आते आते हम भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का जो सेगमेंट है, और कुल मिला के आप कह सकते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता की प्राप्ति तक जितने भी स्वतंत्रता संघर्ष के आयाम थे वो सब इस हम यूनिट 9 में कवर करते हैं। तो ये कुल मिला के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यूनिट 9 का पूरा हमारा सेगमेंट होता है। और जो लास्ट के यूनिट को आप सिलेबस को अपने हिसाब से आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें तमाम चीजें आती हैं कि जो है जैसे कि इतिहास की विषय विस्तार सीमा क्या है, इतिहास को पढ़ते समय पूर्वाग्रह कैसे होता है, इतिहास लेखन कैसे हुआ, किन्होंने क्या क्या लिखा, इतिहास विज्ञान है कि इतिहास कला है कि इतिहास सामाजिक विषय है, क्षेत्रीय इतिहास का क्या महत्व है, भारतीय इतिहास में आधुनिक कौन कौन सी हमें शैलियां देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर आप इसे कह सकते हो हिस्टोरियोग्राफी। क्या कह सकते हो? कुल मिलाकर हिस्टोरियोग्राफी ये इस सेक्शन में कवर होता है, तमाम सारी चीजें। ठीक है ना? तो ये है आपका, हमने ब्रीफ में आपको आइडिया दिया है कि क्या क्या है सेगमेंट, कैसे कैसे क्या क्या कवर करना है। और ये हम लोग जो है इसी जो है यूजीसी नेट की हिस्ट्री वाली क्लास में इस पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुप्रतीक्षित इच्छा आप लोगों की पूरी हुई। आइए जुड़ते हैं और अपनी अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।